G20 है क्या? G20 G7 जहां विकसित देशों का बहुराष्ट्रीय संगठन है, याद रखिएगा। G20 विकसित देशों और उभरती महाशक्ति वाले देशों, विकासशील देशों का संगठन है। समझ में आई बात? G7 से किस तरह अलग है G20? G20 में G7 के सभी देश हैं और इसके अतिरिक्त जो उभरती महाशक्ति है, विकासशील है, जो विकसित होने की ओर अग्रसर है, वे देश शामिल है। और G20 का नेतृत्व करने का गौरवशाली क्षण भारत को इस साल मिला। 9 और 10 सितंबर को हमारे यहाँ G20 का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। कल हुआ संपन्न और कल नई दिल्ली डिक्लेरेशन साझा घोषणा पत्र पर सहमति भी बनी और आज ये समिट 10 सितंबर को संपन्न हो चुका है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता का प्रतीक ब्राजील के राष्ट्रपति, ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुका है। अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या निर्णय लिए गए। ठीक है, इस पर बात करने से पहले थोड़ा G20 का बैकग्राउंड देखते हैं। G20 का क्या महत्व है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, क्यों इसकी शुरुआत हुई थी, यह संगठन किन कारणों से अस्तित्व में आया था, उस पर बात करेंगे। फिर नई दिल्ली शिखर सम्मेलन पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बनाइएगा आप लोग, या जो बोलते जाएंगे सुनिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग। G20 मैंने बताया क्या है, विकसित, विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मध्य सहयोग और समन्वय का मंच है G20। G20 क्या है, सबसे पहले पूछा जाएगा। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 राष्ट्रों का संगठन है। पहले मैंने कहा 20 राष्ट्र में किस किस तरह के राष्ट्र हैं, विकसित, विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मध्य सहयोग और समन्वय का मंच है। कौन? G20। देखिए, यह मूलतः विकसित, विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मध्य विकसित, विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय का मंच है और 20 राष्ट्रों का संगठन है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये 19 देश प्लस 1 यूरोपियन यूनियन प्लस 1 अफ्रीकन यूनियन। भारत के महती प्रयासों से, गंभीर प्रयासों से, ठीक है, कल यानी 9 सितंबर को ही अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप G20 की दे दी गई है। तो ये हो जाएगा क्या, 21। अभी तक क्या था, 20 राष्ट्रों, अब क्या देंगे, 21 राष्ट्रों का बहुराष्ट्रीय संगठन है। क्या है, अब ये क्या हो गया है, G21। क्लियर है? देखिए 1997 में एशियाई वित्तीय संकट आया था, ठीक है, जिसने एशिया को और पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। एशियाई वित्तीय संकट, एशियन टाइगर्स जिसको कहा था, सिंगापुर, मलेशिया, ये दक्षिण कोरिया वगैरह, वहाँ वित्तीय संकट आया, पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो सोचा ये गया कि 7 जो विकसित देश हैं वही बैठकर मिलकर निर्णय ले लेंगे तो दुनिया ठीक ठाक से चलेगी, ऐसी बात नहीं है। और लोगों को भी, जो उभर रहे हैं, जो विकासशील हैं, उनको भी लाना पड़ेगा एक साथ। तब ये इस समूह की कल्पना की गई कि एक ऐसा संगठन हो जिसमें विकसित देश भी हो, विकासशील देश भी हो और उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी हो, जैसे भारत, ठीक है, ब्राजील उभरती अर्थव्यवस्था है, तो ये भी शामिल हो। तो 1999 में इसका गठन किया गया। गठन 20 देश, 19 देश, 20 सदस्य देश, कहना ठीक नहीं है, 20 सदस्य, 19 देश प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, और अब शामिल हो गए प्लस 1 अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन। अब कितना हो गया, 21 सदस्य। ठीक है, ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक राजनीतिक सफलता है। भारत के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबरशिप मिली है। पाली सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी, जो सेनेगल के राष्ट्रपति हैं, मिले थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के लिए प्रयास किया जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे वादा किया था और कहा था, मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूं कि नई दिल्ली में आपको परमानेंट मेंबरशिप दिलवाऊंगा, और उन्होंने वादा पूरा कर दिखाया अफ्रीकन यूनियन को। तो इसलिए कहा जाता है ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है, और इससे भारत का जो है ये भी स्पष्ट हुआ है कि ग्लोबल साउथ का भारत स्वाभाविक नेता है और नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। ये चीन की वैश्विक कूटनीति का भारत की वैश्विक कूटनीति का शानदार जवाब है। ठीक है, चीन की वैश्विक कूटनीति को भारत का शानदार जवाब है। समझ गए? अब कितने देश हो गए? 21। कौन शामिल हुआ नई दिल्ली डिक्लेरेशन में? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन 1963 में बना था अफ्रीका के देशों को गुलामी से आजाद कराने के लिए। 2009 के आसपास कर्नल मुअम्मर गद्दाफी, लीबिया के बहुत दिनों तक राष्ट्रपति रहे, वे जब बने तो अफ्रीकन यूनियन काफी चर्चा में आया। ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं और अभी तक G20 में अफ्रीकन यूनियन से केवल एक देश था, साउथ अफ्रीका। यानी अभी तक G20 अफ्रीका का प्रतिनिधित्व सही ढंग से नहीं कर रहा था। एशिया के लोग थे इसमें, देश थे, यूरोप के भी देश थे, अमेरिका के भी देश थे, कनाडा, USA, ये मैक्सिको वगैरह वगैरह, लेकिन अफ्रीका से केवल एक था। ये सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, लेकिन अफ्रीकन यूनियन के आने से अब यह अफ्रीका का भी प्रतिनिधित्व करने लगा। अफ्रीका का भी, यूरोप का भी, एशिया का भी और अमेरिका का तो है ही। तो 1999 में बना, किसके परिप्रेक्ष्य में? एशियाई वित्तीय संकट। अब जब ये बना तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स, सदस्य देशों के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंकों के चेयरमैन का सम्मेलन होता था, की बैठक होती थी। फिर आया 2008 का वैश्विक मंदी। 2008 का जो वैश्विक मंदी आया तो तब सोचा गया कि इसको वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष तक सीमित नहीं रहने दिया जाए। सभी राष्ट्राध्यक्ष आकर मिले, सभी मिलेंगे तो एक मंच हो गया ग्लोबल मुद्दों पर, खासकर इकोनॉमिक मुद्दों पर। किस पर? आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तो 2008 से क्या होने लगा? शिखर सम्मेलन आरंभ। ठीक है, अब 2010 तक वर्ष में 2 बार बैठक होती थी, एक ही साल में 2 बार, लेकिन 2010 के बाद वर्ष में 1 बार होने लगी। क्लियर है? 2010 से वर्ष में 1 बार होने लगी। 17वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? है पाली। 18वां कहां? नई दिल्ली, भारत। दिल्ली दुल्हन की तरह सज गई थी कल ना। दिल्ली ने अपना ताकत दिखाया। सदियों से भारत के राजनीति का केंद्र रही है दिल्ली। ठीक है, कुछ वर्षों पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर आसियान के सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और कल G20 और अफ्रीकन यूनियन के भी आए। हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। ये मुख्यतः आर्थिक उद्देश्य से बना था। क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? विश्व व्यवस्था का प्रबंधन, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, सभी बड़े देश और उभरते देश भी हैं, तो दुनिया कैसे चलेगी इसके बारे में तो निर्णय लेंगे ही। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया इसका? विश्व व्यवस्था का प्रबंधन तथा वैश्विक आर्थिक विकास पर विचार विमर्श। ठीक है, अब आप हमेशा सुनते होंगे कि अमुक देश ने अमुक देश के सामान को रोक दिया, राष्ट्रों के बीच आर्थिक संघर्ष, व्यापारिक संघर्ष। ठीक है, कोई डंपिंग ड्यूटी लगाता है तो कोई एंटी डंपिंग। तो ये जो है और इन्हीं कारणों से क्या उत्पन्न होता है? आर्थिक संकट। समझ में आई बात? तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो विकसित और विकासशील देशों के बीच सही संबंधों में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये संगठन क्या करता है? उन मुद्दों पर बातचीत करता है। क्या क्या? विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मध्य विचार विमर्श। अब क्या करेगा? ये विचार विमर्श करेगा तो सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों, वित्तीय नीतियों में क्या करेगा? तालमेल स्थापित करने का प्रयास करेगा। उसके बाद
सदस्य देशों की आर्थिक नीति और बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की नीति में तालमेल। चार उद्देश्य मुख्य समझ गए। विश्व व्यवस्था का प्रबंधन, दूसरा विकसित और विकासशील देशों के बीच विचार विमर्श, और विचार विमर्श के बाद क्या होगा, तीसरा तालमेल बिठाएगा, और चौथा तालमेल किससे, इससे और बहुराष्ट्रीय संगठन। समझ में बात क्लियर हुआ। तीसरा लिखिए, सदस्य देशों की वित्तीय तथा आर्थिक नीतियों में सामंजस्य। अब सदस्य देशों की नीतियों और बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्था जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक की भूमिका के बीच तालमेल। अब नई दिल्ली शिखर सम्मेलन पर आएंगे। कब संपन्न हुआ है, 9-10 सितंबर 2023। ठीक है, कल शनिवार यानी 9 सितंबर को शाम तक एक साझा घोषणा पत्र, जिसे नई दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, नई दिल्ली घोषणा पत्र भी कहा जाता है, वह जारी किया गया। और हमारे विदेश मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि इस साझा घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों की सहमति बनी है। क्या कहा गया, हाँ, साझा घोषणा पत्र को क्या कहा गया, नई दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये निर्णय हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, साझा घोषणा पत्र पर क्या हुई, डिस्टेंस आ रहा है क्लियर। साझा घोषणा पत्र पर आम सहमति बनी। अब यहां पर एक मिनट सुन लीजिए, बहुत बातें जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है। आम सहमति बनी, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि रूस यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद ये पहला अवसर है जब G20 के शिखर सम्मेलन में आम सहमति से, सर्वसम्मति से, सभी सदस्य देशों की सहमति से साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है। इससे जस्ट पहले पाली में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें जो साझा घोषणा पत्र जारी किया गया था, बाली डिक्लेरेशन में रूस और चीन ने अपनी लिखित असहमति व्यक्त किया था, यानी आम सहमति नहीं बनी थी। कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया, खत्म हो गया, जारी है ना, वो मतभेद जारी है, फिर भी हमारी ये कूटनीतिक जीत है। क्या, साझा घोषणा पत्र पर हमने आम सहमति बनाने में सफलता प्राप्त की। याद रखिएगा, ये क्या है, भारत की ताकत में बढ़ोतरी का संकेत है। भारत की वैश्विक ताकत, राजनीतिक कूटनीतिक ताकत में बढ़ोतरी का संकेत है। ठीक है, भारत मजबूती से उभर रहा है, दुनिया का नेतृत्व करने के लिए इस दिशा में यह संकेत है। समझ आई बात। आपसे पूछा जाएगा हाल में भारत के वैश्विक राजनीतिक कद में बढ़ोतरी हुई है, इसके कुछ उदाहरण बताइए। एक उदाहरण ये है, सभी के बीच आम सहमति बनाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर रूस और चीन और रूस यूक्रेन के बीच जो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ ना माहौल, बड़ा जटिल माहौल है पूरी दुनिया में, और भरोसे का संकट है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कल कि आज विश्व दुनिया में क्या है, कोरोना के बाद भरोसे का संकट खत्म हुआ, लोग दूर हुए, लॉकडाउन वगैरह वगैरह, और रूस यूक्रेन के बाद और भी हो गया भरोसे का संकट, पश्चिम में और पूर्व में, खासकर अमेरिका, यूरोप और रशिया में। हेलो, तो नई दिल्ली ये एक बात समझ गए कि तमाम मतभेदों के बावजूद रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर आम सहमति बनाने में हमने सफलता प्राप्त की। अब इसमें निर्णय क्या लिया गया, कहा गया कि सभी देश सतत विकास लक्ष्य की दिशा में कार्य करेंगे। सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य पर कार्य करेंगे। भारत, ये भी कहा गया, हमारा ये इस सम्मेलन का थीम क्या था, वन अर्थ वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, का संक्षेप में वसुधैव कुटुंबकम, यही ना है, पूरी वसुधा ही परिवार है। तो भारत की पहल पर इसमें कहा गया कि वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा, और यह भी कहा गया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा, और इसे लॉन्च भी कर दिया गया कल ही। कब लॉन्च किया गया, 9 सितंबर। इसमें आपको भारत, इसके फाउंडर मेंबर कौन होंगे, भारत, ब्राजील, अमेरिका, कौन कौन,
भारत, ब्राजील और अमेरिका, किसके? बायोफ्यूल अलायंस। कल ये निर्णय लिया गया और कल ही लॉन्च कर दिया गया, तेजी से काम हुआ है, समझ जाइए। सब कुछ ग्लोबल ही हो रहा है। और एक बहुत बड़ा फैसला मैंने पहले ही बताया, अफ्रीकन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्यता। तो अब कितना हो गया ये? G21। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसका क्या महत्व है? जीवाश्म ईंधन खत्म होने वाला है और उससे तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान वगैरह, और उन सब से परे है क्या? बायोफ्यूल। और हमारे लिए क्या है? बायोफ्यूल में जितना अधिक विकास हो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हम अभी फॉसाइल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। उसमें क्या होता है? कार्बन एमिशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग, शहरों का तापमान बढ़ता है, और साथ ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होता है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी हम कमजोर पड़ जाते हैं कहीं कहीं। तो अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्यता मिली। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारत के प्रयास से हुआ है, और इससे भारत एक बार फिर ग्लोबल साउथ का स्वाभाविक नेता बनकर उभरा है। इसका ये महत्व है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आइए, एक धरती एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ समझ गए ना? अविकसित गरीब देशों को कहा गया। शीत युद्ध के दौर में इन देशों को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था। शीत युद्ध का दौर नहीं रहा ना, तब इन देशों के लिए क्या? ग्लोबल साउथ, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के जो देश हैं गरीब, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर। क्रिप्टो करेंसी के लिए एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत। क्रिप्टो करेंसी के लिए ग्लोबल पॉलिसी बनाने पर जोर। इसमें 37 पेज, क्या हुआ? पीटी के हिसाब से लिख देते, 37 पेज 83 पैरा इस घोषणा पत्र में। हाँ सर, छिपी हुई मुद्रा है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन सुनिए, बिटकॉइन एक तरह से कह सकते हैं डिजिटल करेंसी का भौतिक रूप नहीं होता है, वो नोट धातु वाला नहीं होता है, कागजी नोट नहीं होता है। हाँ, अपना रूप देखी है फेसबुक पर, वो आभासी है ना। फेसबुक क्या है? वर्चुअल सोसाइटी है, रियल है। तो ये रियल करेंसी, क्रिप्टो, क्रिप्टो मतलब छिपी हुई। समझ आई बात? अब इसको पूरा समझाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझाना पड़ेगा, तो इसका अलग से क्लास ही लिए हुए हैं। चलिए, ग्लोबल पॉलिसी पर बनाने पर जोर दिया गया। उसके बाद ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर जोर। ग्रीन और लो कार्बन टेक्नोलॉजी समझे? मतलब ऐसी तकनीक जिसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो या नहीं हो। आतंकवाद की निंदा की गई। 9 बार आतंकवाद शब्द का चर्चा किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बातें कही गई। और विश्व में कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने पर जोर दिया। क्या? कॉमन फ्रेमवर्क। किसके संबंध में? ऋण के संबंध में क्या जोर दिया भारत ने? कॉमन फ्रेमवर्क बनाने पर जोर दिया। कॉमन फ्रेमवर्क, साझा ढांचा, किसको लेकर? ऋण को लेकर। और कहा गया कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी। बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूती। यह भी कहा गया कि सभी देशों को यूएन चार्टर के अनुरूप काम करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी बात दोहराया कि दिल्ली, उन्होंने कहा, मैं दिल्ली में हूँ, मतलब दिल्ली में बैठे हुए थे, बोला थोड़ी दूर पर, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक हजारों साल पुराना है शिलालेख है, और शिलालेख को लिपिबद्ध करवाने वाले राजा ने पूरी धरती को एक परिवार की तरह समझा था, और जियो और जीने दो की नीति पर आधारित बातों को लिपिबद्ध करवाया था। तो हमारा विश्वास यह है कि हम पूरे सभी धरतीवासी क्या है? एक परिवार की तरह हैं। इसी तरह की भावना उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया। तो सम्राट अशोक के अभिलेख की चर्चा किया है, दिल्ली से थोड़ी दूर पर है, बताइए। दिल्ली टोपड़ा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपड़ा, क्लियर है? तो ये क्या हो गया? बहुत बड़े बड़े इसमें फैसले लिए गए हैं।
और एक भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। भारत मिडिल ईस्ट तो जगह बचा ही नहीं, इसी में हो जाएगा है? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या महत्व है कि चीन के वन बेल्ट वन रोड का जवाब है ना, यानी मध्य पूर्व के देश भारत और यूरोप बंदरगाहों से, रेल से या सड़क से जुड़ेंगे। वन बेल्ट वन रोड में भी तो वही था, इसमें अमेरिका भी रहेगा। हो गया, पूरी दुनिया कर लो उठी हुई, तो पाकिस्तान का क्या रह गया था? हाँ, बंदरगाह होगा ना, या तो सभी सड़क भी है, रेल भी है, बंदरगाह भी है। और रेल वगैरह अगर बिछाई जाएगी रेलवे लाइन तो सड़क ही नहीं बढ़ेगा। रेल और बंदरगाह आ गया तो हो गया, कोई देश नहीं उसे छूटेगा। इससे क्या होगा? कारोबार बढ़ेगा। कहा जाता है भारत का यूरोप के साथ कारोबार 40% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इससे भारत को क्या लाभ मिला? बहुत लाभ है। भारत की कूटनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई है, भारत के सॉफ्ट पावर में वृद्धि हुई है। अफ्रीकन यूनियन मिल गया भारत को। अफ्रीकन यूनियन के देशों में चीन के प्रति अविश्वास बढ़ा है हाल के वर्षों में, तो उस अविश्वास को, उस शून्य को हम भर सकते हैं। ये कॉरिडोर बनता है तो हमारा कारोबार बढ़ेगा, तो भारत को भी लाभ है, ग्लोबल साउथ को भी लाभ है। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च भी कर दिया गया। ये अलायंस जितना अच्छा ढंग से काम करेगा, बायोफ्यूल के क्षेत्र में हमारी स्थिति बेटर होगी, जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी। तो इस शिखर सम्मेलन का भारत के लिए बहुत ही महत्व रहा। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्लियर है? ओके, बाय। सम्मेलन संपन्न हुआ, हम भी अपना वीडियो संपन्न करते हैं। सभी लोग जाएंगे। इसमें कुछ इमोशनल पहलू भी देखा गया। ऋषि सुनक आए थे अपनी पत्नी के साथ, और अश्विनी चौबे बिहार के ही कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के रूप में हम स्वागत करते हैं और दामाद के रूप में भी स्वागत करते हैं। ठीक है, ये रोमानी पहलू था। और ऋषि सुनक ने कहा मुझे गर्व है कि मैं हिंदू अक्षरधाम भी गए। खैर जो भी हो वो अलग बात है। और एक बहुत शानदार दृश्य रहा पूरी दिल्ली का। रक्षा तैयारियां की गई थी और ये भारत के लिए चुनौती था, बहुत बड़ी चुनौती। इतने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जिनको न जाने कितनी धमकियां मिलती होगी अपने देश में भी और विदेशों से भी, उन सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना हमारे देश की सेना और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और इन चुनौतियों को हमने सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना किया, सही ढंग से संपन्न हो गया। सभी को बधाई।